नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज फिजियोथेरेपी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना मित्र आज आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं जो हर घर से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को भीतर ही भीतर कमज़ोर कर रहा है और हमें इसका आभास भी नहीं होता। मित्रों, हमारे भारत देश में सूर्य की रोशनी की कोई कमी नहीं है, फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 90% लोग विटामिन D3 की कमी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 75% लोगों के शरीर में विटामिन B1 का स्तर भी खतरनाक रूप से कम पाया जा रहा है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम केवल समस्या की ही चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इसके मूल कारणों को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि अपनी ही रसोई में मौजूदा साधारण चीज़ों से हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये ज्ञान आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले विटामिन डी की। इसे गहराई से समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि हमारे शरीर और त्वचा के भीतर की क्या प्रक्रिया चल रही है, तब तक हम इसके समाधान को गंभीरता से नहीं अपना पाएंगे। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि धूप में थोड़ी सी देर टहल लिया तो विटामिन डी मिल गया, लेकिन यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ धूप नहीं, सही समय की धूप आवश्यक है। सूर्य की किरणों में मुख्य दो प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवीए और यूवीबी। सुबह और शाम के समय यूवीए किरणें अधिक होती हैं, जो त्वचा को समय से पहले बूढ़ा बनाती हैं, झुर्रियाँ लाती हैं, परंतु ये विटामिन डी बनाने में सहायक नहीं होती। विज्ञान के अनुसार सूर्य आकाश में लगभग 45 डिग्री से ऊपर होता है, अर्थात जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो जाती है, तभी यूवीबी किरणें पृथ्वी तक प्रभावी रूप से पहुंचती है। भारत में इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच का होता है। अब विडंबना देखिए, यही वो समय होता है जब धूप तेज और चुभने वाली होती है और हम स्वाभाविक रूप से छांव ढूंढने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम पूरे दिन उजाले में रहते हुए भी अपने शरीर को आवश्यक ऊर्जा नहीं दे पाते, जिससे विटामिन डी का निर्माण हो सके। प्रकृति ने हम भारतीयों को मेलानिन नामक एक अद्भुत सुरक्षा कवच दिया है, जो हमारी त्वचा को गहरा रंग प्रदान करता है। यह मेलानिन सूर्य की हानिकारक किरणों को सोख कर हमें त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। ठंडे देशों के लोगों में ये कम मात्रा में होता है, इसलिए उन्हें थोड़ी सी धूप ही पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन ये मेलानिन जो सुरक्षा देता है, वह यूवीबी किरणों को त्वचा के अंदर गहराई तक पहुंचाने से रोकता है। परिणाम स्वरूप एक भारतीय व्यक्ति को, विशेषकर सांवली त्वचा वाले, विटामिन D3 पर्याप्त करने के लिए गोरे व्यक्ति की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक समय धूप में बिठाना पड़ता है। अर्थात यदि किसी विदेशी व्यक्ति के लिए 15 मिनट की धूप पर्याप्त है, तो हमें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा धूप में रहना आवश्यक होता है। इसके साथ ही हमारी आधुनिक जीवन शैली भी इस समस्या को बढ़ा रही है। आजकल हम घर से बाहर निकलते समय SPF 30 या 50 वाला सनस्क्रीन लगाते हैं, जो त्वचा को सुरक्षित रखता है, लेकिन विटामिन डी के निर्माण को काफ़ी हद तक रोक देता है। मित्रों, अनेक शोध यह बताते हैं कि SPF 30 वाला सनस्क्रीन हमारी त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता को लगभग 95 से 98% तक कम कर देता है। इसके साथ ही कभी धार्मिक कारणों से या फिर धूप में काला पड़ने के डर से हम अपने शरीर को सिर से पांव तक ढक लेते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य की आवश्यक किरणें हमारी त्वचा तक नहीं पहुंच पाती। शहरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। ये प्रदूषण वातावरण में भी यूवीबी किरणों को सोख लेता है, जिससे हम तक पहुंचने से पहले ही कमज़ोर हो जाती हैं।
और आप यदि ये सोचते हैं कि ऑफिस की खिड़की के पास बैठकर धूप लेने से विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये एक भ्रम है। कांच यूवीबी किरणों को पूरी तरह से रोकता है, अंदर केवल गर्मी आती है, विटामिन डी नहीं। अब प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है। केवल आप अपनी जीवन शैली में कुछ सही और वैज्ञानिक बदलाव करके इस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि धूप लेने का सही तरीका क्या है। केवल बाहर खड़े हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। विटामिन डी तब बनता है जब आपकी त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और सूर्य की यूवीवी किरणों के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस समय विशेष ध्यान रखें, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक की धूप सबसे प्रभावी मानी जाती है। इस समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है और सूर्य की किरणें सीधे त्वचा तक पहुंचती हैं। अब बात आती है कि शरीर का कितना हिस्सा खुला होना चाहिए। यदि आप केवल चेहरा और हाथ ही धूप में रखते हैं तो पर्याप्त विटामिन डी नहीं बन पाएगा। प्रयास करें कि आपकी पीठ, बाजू, टांगे भी धूप के संपर्क में आएं। कम से कम 35 से 40% शरीर खुला होना चाहिए। ध्यान रखें, धूप और आपकी त्वचा के बीच में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, ना कपड़े, ना कांच और ना ही सनस्क्रीन। हालांकि एक सावधानी भी आवश्यक है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो शुरुआती 10 मिनट से करके धीरे धीरे बढ़ाकर 30 से 40 मिनट तक ले जाएं। लेकिन चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए आप उसे ढक सकते हैं या काला चश्मा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आहार की। मित्रों, मशरूम एक अद्भुत प्राकृतिक स्रोत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम भी इंसानी त्वचा की तरह प्रतिक्रिया करता है। इसमें एग्रोस्ट्रोल नामक तत्व होता है जो धूप में रखने पर विटामिन D2 में परिवर्तित हो जाता है। उपयोग की विधि बहुत सरल है। मशरूम को खरीदने के बाद 30 से 60 मिनट तक सीधे धूप में रखें, फिर उसे पकाकर सेवन करें। विशेष रूप से शाकाहारियों के लिए ये एक उत्तम स्रोत है। अब बात करते हैं अंडे की। आजकल कई लोग फिटनेस के नाम पर अंडे की जर्दी का पीला भाग निकालकर फेंक देते हैं, जबकि असल में विटामिन डी उसी से पूरा होता है। एक अंडे की जर्दी में लगभग 30 से 40% IUU विटामिन डी पाया जाता है। यदि आप प्रतिदिन 3 से 4 उबले हुए अंडे की जर्दी सहित लेते हैं तो आपकी दैनिक आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है। और यदि संभव हो सके तो देसी या फ्री रेंज अंडों का चयन करें, क्योंकि उनमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए मछली एक उत्कृष्ट विकल्प है। सप्ताह में 2 बार रोहू, कटला जैसी फैटी मछलियों का सेवन करें। इससे लीवर और वसा में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने पोषण सुधारने के लिए फोर्टिफिकेशन अभियान शुरू किया है। जब भी आप दूध, घी या तेल खरीदें तो पैकेट पर बने नीले रंग के +F चिन्ह को अवश्य देखें। इसका अर्थ है कि इसमें विटामिन डी और विटामिन ए मिलाया गया है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, अर्थात इसे शरीर में अवशोषित होने के लिए थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आहार में संतुलित मात्रा में घी, तेल, अन्य स्वस्थ वसा आवश्यक शामिल करें। इसके लिए दोस्तों, जब भी आप विटामिन डी से भरपूर आहार लें या फिर कोई भी सप्लीमेंट लें तो ये अवश्य जान लें आपके भोजन में थोड़ा देसी घी, कच्ची धानी का तेल या फिर बादाम, अखरोट जैसे नट्स आवश्यक शामिल हों। बिना वसा के शरीर इस अमूल्य विटामिन को सही प्रकार से अवशोषित नहीं कर पाता। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे विटामिन डी की कमी को जड़ से समाप्त करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है तो इसे अपने जीवन में अपनाना ना भूलें।
अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण तत्व की ओर, जो हमारे देश में थकान, कमजोरी और नसों की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। यह है विटामिन B1, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कोबालामिन कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, हाथ पैरों में झंझनाहट या चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है, या फिर आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी है। विटामिन B1 प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। पशु इन बैक्टीरिया को अपने आहार के माध्यम से ग्रहण करते हैं और ये उनके शरीर में संचित हो जाता है। फल, सब्जियां और अनाज में ये विटामिन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यही कारण है कि भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, वहां B1 की कमी व्यापक रूप से देखने को मिलती है। पुराने समय में लोग सीधे प्रकृति से जुड़े रहते थे, कुएं का पानी पीते थे और जमीन से निकली सब्जियों को बिना अधिक रासायनिक सफाई के प्रयोग में लाते थे। इससे उन्हें थोड़ी बहुत मात्रा में B1 प्राप्त हो जाता था। लेकिन आज के पेस्टिसाइड और RO पानी के युग में ये प्राकृतिक स्रोत लगभग समाप्त हो गए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कारण हमारी रोजमर्रा की आदतों में, भोजन के बाद चाय या कॉफ़ी पीना हम में से अधिकांश लोगों की आदत बन चुका है। लेकिन ये आदत आपके शरीर में विटामिन B1 की भारी कमी का कारण बनता जा रहा है। चाय में उपस्थित टेनिन और कॉफ़ी में उपस्थित कैफीन भोजन में उपस्थित विटामिन B1 के साथ मिलकर एक ऐसा जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिससे हमारी छोटी आंत अवशोषित नहीं कर पाती, और साथ ही इनका अम्लीय स्वभाव उस प्रक्रिया को प्रभावित करता है जिसके द्वारा शरीर में विटामिन B1 को ग्रहण करता है। इसलिए यदि आप चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो भोजन और चाय के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर अवश्य रखें। भोजन के तुरंत बाद चाय पीना मानो अपने शरीर के पोषण को नष्ट करना है। अब बात करते हैं दूध की। हमारे देश में ये मान्यता है कि दूध को जितना अधिक उबालोगे वह उतना ही शुद्ध होगा, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। विटामिन B1 एक अत्यंत संवेदनशील तत्व है जो अधिक गर्मी से नष्ट हो जाता है। जब आप दूध को बार बार उबालते हैं या फिर लंबे समय तक धीमी आंच पर पकाते हैं, तो उसमें मौजूद B1 की मात्रा 30 से 50% तक घट जाती है। इसका सही तरीका यह है कि दूध केवल एक बार उबालें, जैसे ही उफान आए गैस बंद कर दें। बार बार गर्म करने के बजाय उसे ठंडा करके सुरक्षित रखें और आवश्यकता अनुसार ही उसे गर्म करें। विशेषकर माइक्रोवेव में दूध गर्म करने से B1 का अधिक नुकसान होता है, इसलिए पारंपरिक तरीके से गर्म करना ही उचित है। दोस्तों, B1 केवल एक पोषक तत्व नहीं है, बल्कि ये हमारी नसों का सुरक्षा कवच है। इसकी कमी हमारे नर्वस सिस्टम को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोग मानते हैं शाकाहारी होने के कारण उन्हें B1 के लिए केवल सप्लीमेंट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। यदि हम अपने आहार को सही ढंग से ग्रहण करें और प्राकृतिक रूप से इसकी पूर्ति संभव है, क्योंकि ये विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता। इसलिए शाकाहारी के लिए दूध और उससे बने पदार्थ प्रमुख सूत्र हैं। सबसे पहले दही, छाछ। दही केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि जीवित जीवों का प्रोबायोटिक्स भंडार है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया के दौरान इसमें B1 की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए प्रतिदिन 1 कटोरी ताज़ा दही, भोजन के साथ 1 गिलास छाछ का सेवन न केवल आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी नसों को भी आवश्यक पोषण प्रदान करेगा। इसके साथ ही पनीर का सेवन भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी है।
दोस्तों, पनीर न केवल प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, बल्कि इसमें विटामिन B1 की सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखें कि पनीर को अधिक तेल में तलकर, डिप करके, फ्राई करके ना खाएं, क्योंकि अत्यधिक तापमान से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसे कच्चा या हल्का शेक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही नियमित रूप से दूध का सेवन अवश्य करें। जैसे कि पहले बताया गया है, दूध को बार बार उबालने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। यदि आप दिन में 2 गिलास दूध सही विधि से लेते हैं, तो आपकी दैनिक आवश्यकता का सबसे बड़ा एक भाग पूरा हो जाता है। जो लोग मांसाहार खाते हैं, उनके शरीर में विटामिन B1 की पूर्ति के अनेक प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे विशेष रूप से मटन की कलेजी, लीवर को B1 का भंडार माना जाता है। केवल 100 ग्राम कलेजी में आपके पूरे सप्ताह की आवश्यकता से भी अधिक B1 पाया जाता है। यदि शरीर में इसकी अधिक कमी हो, तो सप्ताह में एक बार इसका सेवन अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त अंडे की जर्दी का सेवन अवश्य करें। इसमें विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B1 भी प्रचुर मात्रा में होता है। प्रतिदिन 2 से 3 अंडों का सेवन शरीर में ऊर्जा का और ताकत का महत्वपूर्ण स्रोत है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। मछली और झींगा जैसे आहार भी विटामिन B1 के उत्कृष्ट स्रोत माने जाते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड न केवल आपके शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, आप कितना भी पौष्टिक भोजन क्यों ना करें, यदि आपका शरीर सही ढंग से अवशोषित नहीं कर पा रहा है, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए एक सरल नियम अपनाइए। 1 घंटे का अंतर चाय और कॉफ़ी में उपस्थित टैनिन और कैफीन विटामिन B1 को अवशोषण में बाधा डालते हैं। अतः भोजन के साथ या तुरंत चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। भोजन और चाय के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर अवश्य रखें। इसके विपरीत यदि आप भोजन के साथ या बाद में विटामिन C युक्त पदार्थ जैसे नींबू पानी या संतरा लेते हैं, तो ये B1 के अवशोषण को बेहतर बनाने में सहायक होता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा, ढोकला आदि को खमीर और फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। इसमें भी थोड़ी मात्रा में B1 विकसित हो जाता है। इसी प्रकार से अंकुरित अनाज भी पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषण में सहायता करते हैं। यदि आपका विटामिन B1 स्तर 200 pg प्रति मिलीलीटर से नीचे चला गया है, तो केवल आहार पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह लेकर सप्लीमेंट या इंजेक्शन भी लेना उचित मार्गदर्शन हो सकता है। अब एक गंभीर चेतावनी, दोस्तों, अपनी सेहत के साथ कभी भी प्रयोग न करें। बिना जांच और बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन सप्लीमेंट लेना हानिकारक हो सकता है। विशेषकर विटामिन डी एक फैट सल्यूबल विटामिन है, शरीर में जमा होता रहता है। यदि इसकी अधिक मात्रा ली जाए तो ये शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलता। जब शरीर में विटामिन D3 की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो ये रक्त में कैल्शियम का स्तर सामान्य रूप से बढ़ा देता है। इससे किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पथरी या किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही हृदय और फेफड़ों पर भी इसका खतरनाक असर पड़ सकता है। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि जांच कराएं और जांच के बाद ही आप उपचार कराएं। आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट स्वयं से ना लें। वर्ष में कम से कम 1 से 2 बार और अपने परिवार का परीक्षण अवश्य कराएं। रिपोर्ट आने के बाद अपने चिकित्सक से परामर्श लें। मेरे प्रिय दोस्तों, सूर्य की उचित धूप लेना, भोजन के तुरंत बाद चाय से बचना और दूध को सही विधि से उबालना, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही आदतें आपको भविष्य में बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। हमें बताइए, क्या आप भी बिना कारण थकान, पैरों में दर्द, परेशान रहते हैं? क्या आपने कभी अपना विटामिन डी या B1 टेस्ट कराया है? यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपनाइए और अपने परिजनों के साथ साझा कीजिए। हम आपसे मिलेंगे
फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।